तो इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होगी, इसलिए अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से जाकर पहले उसे देख लीजिएगा। तो पिछले पार्ट के एंड में हमें पता चला था कि इस सेकेंड राउंड में यहाँ फाइट तांग सेक्ट और सन एंड मून एकेडमी की होनी है। दोनों ही टीम आमने सामने आ चुकी थी और वेंगडोंगर ने सन एंड मून एकेडमी के पहले स्टूडेंट को हरा दिया था। यहाँ यूहाओ के प्लान के मुताबिक इन्हें अपने ओपोनेंट को पूरी तरह से इंजर्ड कर देना है, जिससे कि सामने वाली टीम बैटल के दौरान सातों पार्टिसिपेंट्स को रजिस्टर ना करवा पाए। वैसे अब पहले स्टूडेंट के हार जाने के बाद दूसरा स्टूडेंट जिसका नाम शिंगहाओ है वो आगे आता है। शिंगहाओ के आगे आते ही सेकेंड मैच स्टार्ट हो चुका था और मैच के स्टार्ट होते ही शिंगहाओ ने हमला करना भी शुरू कर दिया था। उसके पास बहुत सारे सोल गाइडेंस वेपन्स हैं जिनका वो इस्तेमाल कर रहा था। वैसे देखा जाए तो उसका अटैक स्टाइल पिछले वाले स्टूडेंट की तरह ही है, लेकिन बस फर्क इतना था कि इसके अटैक्स बहुत ही ज्यादा इनहेंस और एडवांस्ड है, क्योंकि इससे बचने में वेंगडोंगर को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। साथ ही शिंगहाओ को शायद बैटल एक्सपीरियंस भी पिछले लड़के से ज्यादा है, इस कारण से उसके अटैक्स भी बिल्कुल परफेक्ट है। वेंगडोंगर किसी तरह से इन अटैक्स से बचते हुए यहाँ शिंगहाओ पर हमला करती है, लेकिन शिंगहाओ के अटैक्स के साथ साथ उसके डिफेंस में भी कमी नहीं थी। पिछले वाले लड़के पर हमला करते हुए वेंगडोंगर ने उसकी शील्ड मतलब उस बैरियर को जो कि उस लड़के के आसपास बना था उसे डिस्ट्रॉय करते हुए उसे बैटल एरिना से बाहर फेंक दिया था। लेकिन इस बार जब वो यहाँ इस लड़के पर मतलब शिंगहाओ पर हमला करती है तो इसका बैरियर वेंगडोंगर को रोक लेता है और फिर अटैक से बचने के लिए वेंगडोंगर को वापस यहाँ पीछे आना पड़ता है। लेकिन इसी चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ शिंगहाओ ने वेंगडोंगर की तरफ पहले ही हमला कर दिया था, लेकिन वेंगडोंगर समझदारी से इस अटैक से भी बच जाती है और स्पिरिचुअल नीडल्स को सीधा शिंगहाओ की तरफ भेज देती है। इसलिए शिंगहाओ को उन नीडल्स को रोकना पड़ रहा था, इसलिए वेंगडोंगर फिर से आगे बढ़कर हमला करने लगी थी। लेकिन ये बस शिंगहाओ की एक चाल थी, क्योंकि उसने वेंगडोंगर को हराने के लिए एक स्पेशल अटैक पहले ही रेडी करके रखा था। उसके ये जो सोल गाइडेंस वेपन्स हैं इन्हीं के बीच कुछ ऐसे मिसाइल बॉम्ब्स भी हैं जिनका इस्तेमाल वो लीगली कर सकता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसी तरह से एक बम को एक्टिवेट करने के बाद जब वो देखता है कि वेंगडोंगर सच में उसके क्लोज आ चुकी है तो वो उस मिसाइल बम को लॉन्च कर देता है। अभी ये चीज यहाँ काइतो ने नोटिस कर ली थी। वो युहाओ से इस बारे में कहता है, लेकिन युहाओ कहता है कि चिंता मत करो, हमारे ओपोनेंट बस हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि वहाँ बैटल एरिना में जैसे ही वो बॉम्ब यहाँ वेंगडोंगर के करीब आता है तभी वेंगडोंगर अपनी स्पीड से वापस पीछे आते हुए डायरेक्शन बदल देती है, जिस कारण से जब वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उस धमाके के कारण यह शिंगहाओ के आसपास बना जो बैरियर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही उसके पास जो सोल गाइडेंस वेपन्स थे वो भी नीचे गिर चुके थे। इसका मतलब अब वो पूरी तरह से निहत्था था और शुरुआत से ही वो इन्हीं के बल पर लड़ाई कर रहा था। इसका मतलब बिना इन वेपन्स के वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये चीज देखते हुए सीधा वेंगडोंगर आकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन वेंगडोंगर का अटैक यहाँ शिंगहाओ को लगे इसके पहले ही रेफरी ने बीच में आकर फाइट रुकवा दी थी, क्योंकि उसने देख लिया था कि शिंगहाओ हार चुका है, क्योंकि उसने घुटने टेक लिए हैं। वो वेंगडोंगर को रोकता है और तांग सेक्ट को इस सेकेंड मैच का विनर अनाउंस करता है। इस चीज से ऑडियंस तांग सेक्ट का ही नाम जोर जोर से चिल्लाने लगी थी और यहाँ वेंगडोंगर अपनी पोजीशन पर वापस लौटने लगती है। लेकिन शिंगहाओ ने अभी तक अपनी हार एक्सेप्ट नहीं की थी, उससे नहीं लगता कि वो एक लड़की से हार सकता है। इसी वजह से यहाँ वो हमला करने वाला था और अब जैसे ही रेफरी सामने से हटता है वो तुरंत अपने अटैक को तैयार कर लेता है वेंगडोंगर पर हमला करने के लिए। लेकिन युहाओ ने ये चीज पहले ही समझ ली थी, इसलिए युहाओ अपनी मेंटल पावर से सीधा
था वहां शिंगहाओ की आंखों पर हमला करता है, लेकिन तब तक वो हमला कर चुका था। बस युहाओ के अटैक का फायदा ये हुआ कि शिंगहाओ पीछे की तरफ गिर गया। इससे उसने जो अटैक किया था वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो चुके थे। यहाँ उसका एक हिस्सा जाकर वेंगडोंगर को लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है, लेकिन बाकी हिस्से अलग अलग डायरेक्शन में गए थे। इस वजह से उस अटैक का पूरी तरह से वेंगडोंगर पर असर नहीं हुआ था। वैसे युहाओ के हमले की वजह से अभी शिंगहाओ कुछ देख नहीं पा रहा था। ये चीज देखकर उसकी टीम भी वहां बैटल एरिना में आ जाती है और इस तरफ तांग सेक्ट की टीम भी बैटल एरिना में आ चुकी थी। सभी लोग अभी इस चीज से हैरान थे और कह रहे थे कि ये तो साफ साफ एक फाउल है। यहाँ तांग सेक्ट के मेंबर्स जैसे काइतो और जू शंशे भी आगे आते हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने चीटिंग की है, लेकिन सन एंड मून एकेडमी की टीम ये चीज मानने को तैयार नहीं थी। हालांकि फिर युहाओ आगे आते हुए उस रेफरी से ही कहता है कि आप ही बताइए, क्या ये रूल तोड़ना नहीं है? जिस पर रेफरी यहाँ कहने लगता है कि मैं रेफरी हूँ, इसलिए सारे डिसीजन मैं लूंगा। वो यहाँ युहाओ पर ही ब्लेम डाल रहा था। वो कह रहा था कि तुमने बैटल एरिना के बाहर से हमला किया, जो चीज गलत थी, इसलिए तुम्हें इस राउंड में पार्टिसिपेट करने से मना किया जाता है। ये चीज सुनकर अभी सभी ऑडियंस भी हैरान थी। साथ ही शाओ शाओ भी कह पड़ती है कि आप ये क्या कह रहे हो, कहीं आप भी तो इस लड़के की तरह अंधे नहीं हो गए? इस पर उस रेफरी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, तो तुम भी इस राउंड में हिस्सा नहीं ले पाओगी। इस चीज से ऑडियंस और ज्यादा हैरान होते हुए इस जजमेंट को मानने से मना करती है, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा था कि ये चीज गलत है। लेकिन वो रेफरी समझने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि अगर तांग सेक्ट नहीं लड़ना चाहता तो उन्हें इस राउंड से ही निकाला जाता है। इसका मतलब वो बिना लड़े हार चुके हैं। हालांकि जब वो ऐसा कह रहा था तभी कोई वहां आकर उससे जोरदार थप्पड़ मारता है। लोग देखते हैं कि ये तो असल में चीफ रेफरी थे। वो कहते हैं कि इस तरह से रूल्स को नहीं तोड़ा जाएगा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वो ऐसा उस रेफरी से बोल रहे थे। वो कहते हैं कि तुमने सही से डिसीजंस नहीं लिए, तुम्हें एक रेफरी होने का कोई हक नहीं है, इसलिए तुम्हें इस पोजीशन से निकाला जाता है। साथ ही वो शिंगहाओ से भी कहते हैं कि तुमने भी रूल्स को तोड़ा है। अगर तुम हार चुके हो तो तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन तुमने अपने ओपोनेंट पर हमला किया, ये चीज गलत थी और इस चीज को एक्सेप्ट ना करते हुए तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने यहाँ तांग सेक्ट पर हमला करने की भी कोशिश की। इसलिए मैं तुम्हें इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई करता हूँ। अब तुम आगे इस कंपटीशन में नहीं लड़ पाओगे। ये चीज सुनकर वो टीम हैरान थी। साथ ही ऑडियंस फिर से खुश हो चुकी थी, क्योंकि ये डिसीजन बिल्कुल सही है। वैसे अब चीफ रेफरी यहाँ अनाउंस करते हैं कि आगे का कंपटीशन वो खुद होस्ट करेंगे, जिससे इस कंपटीशन में कोई भी चीटिंग ना हो। वैसे इसके बाद उन्होंने दोनों ही टीम्स के बाकी सभी को बाहर जाने के लिए कह दिया था, क्योंकि अगला मैच स्टार्ट होना है। हालांकि युहाओन से कहता है कि वो वेंगडोंगर को अपने साथ ले जाना चाहता है, क्योंकि उसे चोट आई है। इसके बदले वो अपने दूसरे साथी को लड़ने के लिए भेजेंगे। इस पर रेफरी ने हाँ कर दी थी, इसलिए वो वेंगडोंगर को वहां से ले आते हैं। अभी जब वो उसे हील कर रहे थे तब युहाओ यहाँ काइतो से कहता है कि अगला मैच उसे ही संभालना है, जो सुनकर काइतो तुरंत ही वहां बैटल एरिना में आ जाता है। अभी लगभग फाइट सेम लेवल की होने वाली थी, क्योंकि हमें पता है कि काइतो भी सोल गाइडेंस वेपन्स बनाने में माहिर है। लेकिन यह मैच स्टार्ट होने के बाद सिचुएशन कुछ और ही लग रही थी, क्योंकि शुरुआत में काइतो अपने सोल गाइडेंस वाले वेपन्स को निकालते हुए हमले तो करता है, लेकिन वो हमले कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं थे। हालांकि इस मैच को जल्दी खत्म करने के लिए जब सामने से ओपोनेंट अपने सोल गाइडेंस वेपन को लेकर तैयार था, तो यहाँ काइतो ने लेवल 7 के सोल गाइडेंस वाली कैनॉन को निकाल दिया था, जिसे देखकर उसका ओपोनेंट हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुम एक लेवल 7 के सोल गाइडेंस टूल का इस्तेमाल कैसे कर सकती हो? जिस पर काइतो कहता है कि अभी तो तुमने मेरी पावर देखी ही नहीं। इतना कहते
कहते हुए वो अपनी उस कैनन को एक्टिवेट करके हमला करता है। वहाँ सामने वो ओपोनेंट अपने सामने बैरियर की कई सारी लेयर्स क्रिएट कर ली थी, लेकिन काइतो का ये हमला उसकी उन सभी लेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही ज्यादा तेज धमाका होता है और वो ओपोनेंट सीधा जाकर बैटल एरिना के बाहर फेंका जाता है। इस चीज से उससे बहुत ही ज्यादा डैमेज आ चुका था। इसका मतलब शायद टीम बैटल के दौरान वो नहीं लड़ पाएगा। हालांकि अपने लोगों को हारता हुआ देख अगले राउंड के लिए यहाँ खुद जियाओ लड़ने के लिए आने का फैसला करता है। उसे देखकर ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, क्योंकि सभी को पता है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। हालांकि जियाओ को युहाओ के साथ फाइट करनी है, इसलिए वो यहाँ बैटल एरिना में आते ही युहाओ की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए उसे बैटल एरिना में आने के लिए चैलेंज करता है। हालांकि जैसे ही वो इतना कहता है तभी युहाओ कहने लगता है कि मैं इंडिविजुअल फाइट को ड्रॉप करते हुए चाहता हूँ कि हम टीम बैटल करें। ये चीज सुनने के बाद जियाओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। साथ ही वहाँ दूसरी तरफ डीन होंगचन भी इस चीज से हैरान थे। वो कह रहे थे कि अब सन एंड मून एकेडमी कुछ नहीं कर सकती। वैसे इस चीज से गुस्सा होते हुए अभी जियाओ कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो कुछ कह ही नहीं सकता था। ऑडियंस तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि जिसका वो इंतजार कर रहे थे वो मोमेंट आ चुका है। लेकिन जियाओ जानता है कि वो चाहकर भी टीम बैटल में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी टीम के 3 मेंबर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हैं, जो कि यहाँ आ ही नहीं पाएंगे। और युहाओ ने तो डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया है कि वो टीम बैटल करना चाहता है। इसका मतलब ये मैच सीधा सीधा तांग सेक्ट जीत चुका है। इसी वजह से जियाओ यहाँ टीम बैटल के दौरान पहले ही सरेंडर करके हार मान लेता है और लौट जाता है। इस चीज से ऑडियंस के बीच एक साइलेंस छा चुका था और जियाओ के डायरेक्टली सरेंडर कर देने की वजह से तांग सेक्ट ये पूरा मैच और देखा जाए तो पूरा राउंड जीत चुका था। अभी इस चीज से वहां प्रिंस तियान रेन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हालांकि अगर एक ओपोनेंट की नजर से ना देखा जाए तो युहाओ ने यहाँ सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की चाल चली। उसने उन मेंबर्स को इंजर्ड कर दिया जिससे उसे या उसकी टीम को टीम बैटल करना ही ना पड़े। पर फिर भी ऑडियंस का दिल टूट चुका था, क्योंकि वो इन दोनों टीमों का बैटल देखना चाहते थे। हालांकि अब सीन सीधा रात पर आ जाता है। हम देखते हैं कि युहाओ और काइतो दोनों ही उस होटल में आ चुके थे जहां अंडरग्राउंड सोल गाइड कंपटीशन चल रहा है। यहां आज पहला मैच था और पिछले क्वालिफाइंग राउंड की तरह इस बार भी इन्हें किसी तरह की सोल गाइडेंस टूल या वेपन को क्रिएट करना था। और लगभग ये मैच भी खत्म होने वाला है। हम लास्ट में पहुंचे, लेकिन अभी युहाओ और काइतो पहले ही आ चुके थे। लगभग उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया था। इस दौरान काइतो कह रहा था कि तुमने सच में बहुत अच्छी चाल चली। वैसे तो हम सन एंड मून एकेडमी से लड़ सकते थे, लेकिन फिर भी बिना लड़े ही उन्हें हरा देना ये ज्यादा मजेदार चीज रही। इस पर युहाओ कहता है तुमने सही कहा, लेकिन मेरा मकसद कुछ और था। मैं इसलिए उनके साथ अपनी टीम को नहीं लड़ाना चाहता, क्योंकि इस कंपटीशन में और भी कई पावरफुल टीम्स आई है। इसलिए हम जब तक अपनी असली पावर को छुपाते चले तब तक अच्छा है। हालांकि यहाँ पर इन्होंने अपना वेपन तैयार कर लिया था। सामने स्क्रीन पर अनाउंस होता है कि कौन कौन सी टीम पास हो गई है। असल में ये मैच टीम वाइज था और युहाओ और काइतो ने साथ में मिलकर इसमें हिस्सा लिया था। वहाँ अनाउंसमेंट के बाद कई लोग बहुत दुखी थे, क्योंकि उन लोगों ने जिस टीम पर बेट लगाई थी उनमें से कई लोग हार चुके हैं, लेकिन वो बहुत खुश भी थे। अभी इस दौरान वहाँ होटल मैनेजर युहाओ और काइतो को उनका प्रमोशन कार्ड लाकर देता है। ये प्रमोशन कार्ड यहाँ इस राउंड में पास हो जाने की वजह से उन्हें मिला है, जिससे वो अगले मैच में हिस्सा ले पाएंगे। हालांकि
अब लौटते वक्त युहाओ की नज़र दो लोगों पर जाती है। वो डायरेक्टली तो उन्हें नहीं देखता, लेकिन उसने उनकी सोल पावर और उनके वेपन को नोटिस कर लिया था। जब स्क्रीन पर इनके बनाए हुए वेपन्स और पोजीशन दिखाई गई थी, तब वहाँ जो दो लड़के खड़े हुए हैं उनका नाम भी स्क्रीन पर था। उन्होंने किसी तरह का डैगर क्रिएट किया है जो कि नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। युहाओ जानता था कि इन दोनों में कुछ खास बात है और इन्हें स्पेशली यहाँ बुलाया गया है इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि जो अंडरग्राउंड सेक्ट्स है वो भी अपनी इमेज अच्छी करने के लिए इस तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं। हालांकि काइटो ने भी ये चीज़ नोटिस कर ली थी। वो कहता है कि लगता है हमारी मेन कंपटीशन की तरह ये अंडरग्राउंड कंपटीशन भी इतना आसान नहीं होगा। इस पर युहाओ कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, पर मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ कि सन एंड मून एम्पायर अगली चाल कौन सी चलेगा। हालांकि युहाओ के इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।